नमस्कार, एससीजे लैब में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का इकोनॉमिक्स देख रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग पार्ट 4 लेके आए हुए हैं। पार्ट 3 तक का वीडियो पहले जा चुका है और अगर आप उसे नहीं देखे तो पहले उसे देखिए। आज हम लोग पार्ट 4 में चर्चा करेंगे राष्ट्रीय विकास का। किसका चर्चा करेंगे? राष्ट्रीय विकास। आखिर राष्ट्रीय विकास होता क्या है? आखिर राष्ट्रीय विकास क्या होता है और किन पहलुओं में राष्ट्रीय विकास हमें कहेंगे कि वो राष्ट्रीय विकास है या राष्ट्रीय विकास नहीं है, इन सारे विचारों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट। अगर हम राष्ट्रीय विकास की बात करें तो देश का डेवलपमेंट की बात करते हैं। देश कैसे डेवलप करेगा, एक देश के डेवलपमेंट कैसे होगा, एक देश कैसे डेवलप की स्थिति में जाएगा, इन सारे गतिविधियों पर चर्चा करते हैं। तो हमने पीछे देखा कि सभी देश, सभी व्यक्ति का अपेक्षा और इच्छा क्या था, अलग अलग था। सभी व्यक्ति जो है अलग अलग इच्छा, अलग अलग अपेक्षा रख रहे थे। सभी व्यक्ति के विकास के मायने अलग अलग थे। सभी व्यक्ति अलग सोच रहे थे, सभी व्यक्ति की अलग सोच थी, सभी व्यक्ति की अलग धारणाएं थी। सभी व्यक्ति के लिए विकास के क्राइटेरिया, विकास के लिए अलग अलग। कोई चाह रहा था मेरे साइकिल हो जाए, कोई चाह रहा था बाइक हो जाए, कोई चाह रहा था घर हो जाए, कोई सामान्य व्यक्ति चाह रहा है कि उसे खाने के लिए चीजें हो जाए। लेकिन देश के स्तर पर हम विकास को कैसे नापेंगे या कैसे तोलेंगे, कैसे समझेंगे या कैसे उसे जानने का प्रयास करेंगे? तो हमने देखा पीछे कि लोगों का लक्ष्य भिन्न भिन्न था, सही में भिन्न भिन्न था। राष्ट्रीय विकास के धारणाएं भिन्न भिन्न होगी। अगर लोगों का लक्ष्य भिन्न भिन्न होगा तो राष्ट्रीय विकास, अगर राष्ट्रीय विकास की बात करें तो राष्ट्रीय विकास की भी धारणा वो क्या होगी, वो अलग अलग होगी। ए का कुछ अलग होगा, बी का कुछ अलग होगा, सी का कुछ अलग होगा। यहाँ देखिए दो फिगर दिए हुए हैं। एक फिगर में एक स्टूडेंट्स है, दो लोग बात कर रहे हैं और वो खास मजाकिया आवाज, मजाकिया स्वर में जो एक दूसरे बात कर रहे हैं। उसके लिए विकास हो सकता है कि एजुकेशन हो, और दूसरी तरफ जो एक महिला चाय पी रही है। दोनों चर्चा कर रही है कि भारत में विकास के लिए क्या करना चाहिए। दोनों के लिए अलग अलग है। अब अगर मान लेते हैं ये पुरुष अगर चर्चा कर रहे हैं तो ये कह सकते हैं कि हमें एजुकेशन बढ़िया चाहिए, नौकरी बढ़िया चाहिए। अगर ये महिला चर्चा कर रही है तो ये भी कह सकती है हमें अच्छा नौकरी चाहिए, विकास चाहिए। लेकिन इसके जगह पे चर्चाओं में कुछ संवाद में अलग विचार भी हो सकते हैं। यानी इसका विचार और इसका विचार भिन्न हो सकता है, बदल सकता है। यानी यह कहा जा रहा है कि सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। यानी विकास की धारणा जो राष्ट्रीय रूप पे दिखाई देती है, देश के स्तर पर दिखाई देती है, वहां भी विचार अलग अलग हो सकते हैं। वहां भी विचार की अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के बारे विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। सही बात है कि जब देश की विकास की बात आएगी तो एक व्यक्ति की धारणा बी व्यक्ति की धारणा से विरोधी हो सकता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रिसेंट एग्जांपल लीजिए। अगर हम मोदी सरकार की बात करें, जब से मोदी सरकार आई है, इस बार का तो नारा है अब की बार मोदी सरकार 400 पार, या क्या क्या नारा है दिया हुआ है। तो मोदी सरकार जब आई तो गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, विकास में तेजी आ रही है। एक मत मानता है, एक मत मान रहा है कि प्राइवेटाइजेशन देश के लिए सही नहीं है, दूसरा मत मान रहा है कि नहीं प्राइवेटाइजेशन देश के लिए सही है। यानी क्या हो गया, एक विकास, विकास की जो धारणाएं हैं, विकास का जो विषय है, वो एक व्यक्ति के लिए क्या हो गया, परस्पर विरोधी हो गया। ये कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन अच्छा है और बी कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन अच्छा नहीं है। यानी क्या हो गया, ये परस्पर विरोधी हो गया। कई ऐसे कई मुद्दे हो सकते हैं जो विकास में बढ़िया लगे, एक व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया हो और दूसरा व्यक्ति कहे कि नहीं ये बहुत खराब है। तो विकास परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। आगे सवाल है कि विकास के अभिप्राय में हम निम्न प्रश्नों पर विचार करना जरूरी है। अगर हम विकास को समझेंगे, अगर विकास को हम अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो ये सारे प्रश्न आपको समझना चाहिए। पहला, क्या सभी विचारों को बराबर महत्व दिया जा सकता है? एकदम नहीं। जितने भी विचार आएंगे, ए बी सी डी ई या कुछ और, इस तरह के कितनों भी विचार आएंगे, इन सारे विचारों को क्या बराबर महत्व दिया जा सकता है? संभावना तो नहीं है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या सभी विचारों को, एक सवाल उठता है कि क्या है राष्ट्रीय विकास। देखिए यहाँ व्यक्ति सोच रहा है कि राष्ट्रीय विकास है क्या, व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट। तो पहला है कि क्या जो व्यक्ति विचार रख रहा है, सभी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के विचार को बराबर महत्व दिया जा सकता है? तो संभावना नहीं। यदि विचार परस्पर विरोधी है
तो निर्णय कैसे लिया जा सकता है? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर राष्ट्रीय विकास में कई विरोधी निर्णय हैं, कई विचार हैं जो विरोधी है, परस्पर विरोधी है, तो आखिर निर्णय लेंगे कैसे? निर्णय कैसे करेंगे कि किस तरह के विकास होने चाहिए और किस तरह के विकास नहीं होने चाहिए? सभी के लिए न्यायपूर्ण सही राह क्या होगी? एक और सवाल है कि अगर विरोधी निर्णय लिए हैं तो सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? तो एक कुछ ना कुछ आधार संरचना निकाला जाता होगा सरकार के द्वारा, और कुछ ना कुछ व्यवस्थित तरीके से इकोनॉमिक्स के द्वारा निकाला जाता होगा जिससे सभी को न्याय मिलता है। अगर नहीं तो परस्पर विरोधी हो गई तो फिर देश में हर व्यक्ति खुश ही नहीं रह पाएगा, तो विकास के मायने ही क्या होंगे? यानी न्यायपूर्ण राह क्या होगी, इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करना पड़ेगा अगर आप राष्ट्रीय विकास को समझेंगे। यह भी सोचना होगा कि क्या करने से का यह भी सोचना होगा कि क्या क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है? यह भी सोचना होगा कि क्या इससे बढ़िया कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है? इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को? बोल रहा है कि कुछ विचार जो किया जाएगा, जो कुछ इम्प्लीमेंट्स किया जाएगा, उन इम्प्लीमेंटेशन से क्या बहुतों को अलग विचारधारा में निर्णय होगा या नहीं होगा? इन सारे चीजों पर बहुत अलग अलग स्थिति में देखना पड़ेगा। यानी आप अगर प्रश्नों को ध्यान से देखें तो प्रश्न बड़े अजीब हैं, और वो प्रश्न आपको समझाएंगे कि विकास क्या है। हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, सब्र बनाना पड़ेगा हल्का सा। आप समझिए, आप किताब पढ़े होंगे एनसीईआरटी का, आपके पास जो किताब है, किताब नहीं समझ में आता है पढ़ के, क्योंकि किताब को बनाया तो बहुत अच्छा तरीके से है लेकिन लिखने की शैली अच्छी नहीं है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और देखें कैसे समझ रहे हैं आप विकास को समझ रहे हैं। किस विकास को? राष्ट्रीय विकास को। तो राष्ट्रीय विकास में क्या समझ में आया आपको कि राष्ट्रीय विकास में निर्णय बराबर नहीं लिए जा सकते हैं, विचार बराबर नहीं हो सकते हैं, विचार विरोधी भी हो सकते हैं। न्यायपूर्ण और सही राह क्या होनी चाहिए, ये बड़ा गंभीर सवाल है। अगर विचार विरोधी हैं तो सभी लोगों को न्याय कैसे मिलेगी, राह कैसे नया चुना जाएगा, और क्या करने पर सबसे बेहतर होगा, कौन सा राह चुना जाए कि सबके लिए बेहतरी हो? इन सारे विचारों पे लोगों को लाभ होगा या कुछ ही लोगों को लाभ होगा, इन सारे पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए आइए इन पर विचार करते हैं। लेट्स डिस्कस। जो सवाल हैं उनको हम लोग विचार करने पर देखते हैं कि क्या होना चाहिए। निम्नलिखित स्थितियों पर चर्चा करेंगे। दाहिनी ओर एक चित्र दिया हुआ है, नीचे देखिए चित्र दिया हुआ है, नीचे तरफ चित्र दिया हुआ, इस चित्र पर विचार करेंगे और विकासात्मक लक्ष्य क्या होनी चाहिए इस पर हम लोग निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। अखबार की रिपोर्ट को देखेंगे और अपने प्रश्नों को उत्तर देंगे। तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है, फिगर आप देख रहे हैं, दिख रहा है आपको? एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है और बिल्डिंग के नीचे कुछ झोपड़ी दिख रहा है। अब बिल्डिंग वाला आदमी सोच सकता है कि ये बेकार झोपड़ी वाला आदमी हमारा बिल्डिंग का शो खराब कर रहा है। झोपड़ी वाला आदमी सोच सकता है कि बिल्डिंग वाला आदमी कारण हमारे कई जीवन में परेशानियां हो रही है। यहाँ क्या परेशानी हो रहा है इसे देखने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है एक जहाज में 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के कूड़े घर और आसपास समुद्र में डाल दिए गए। बोल रहा है कि 500 टन जहरीले अवशेष खुले में कूड़े घर में और समुद्र के आसपास डाल दिया गया। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अबीजान शहर में हुआ था। ये अफ्रीका में एक जगह है, आइवरी कोस्ट में एक शहर है जिसका नाम है अबीजान, उस शहर में हुआ था। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से कुछ लोगों ने की जी मचलना, चमड़ी में दरारें होना, बेहोश हो जाना, दस्त आना इत्यादि शिकायतें कई महीने तक रही। 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए, 20 लोग अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्त होने के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। मतलब वहां उस जहरीले गैस के कारण जो है 26,000 लोग प्रभावित हुए, उसमें 7 लोग मारे भी गए। अब पहला कि विकास होने के लिए ये तो जरूरी है कि कूड़ा फेंका जाए। विकास होगा तो कूड़ा निकलेगा तो कहीं फेंका जाएगा, और उस फेंके जाने के कारण क्या हुआ उसका ठेका तो हम नहीं लिए। पेट्रोल और धातुओं संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट पर एक स्थानीय कंपनी को जहाज से जहरीले फेंकने का ठेका दिया था। अब देखिए ध्यान से, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। पेट्रोल और धातुओं के संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी जो देश के लिए डेवलप कर रही, देश का विकास कर रही है, उसने
एक स्थानीय कंपनी को, एक छोटी सी स्थानीय कंपनी को जहाज से जहरीली पदार्थ को फेंकने का ठेका दिया था। अब ये तो कंफर्म था कि पहले से कि जहरीली पदार्थ है, ठेका दे दिया गया और वो फेंक दिया गया। और किसे दे दिया गया? पेट्रोल वाले कंपनी और धातु बनाने कंपनी। अब पेट्रोल तो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए हिस्सा है, धातु हमारे देश के डेवलपमेंट का हिस्सा है, लेकिन देखिए एक व्यक्ति के लिए जहां एक तरफ जहां विकास हुआ, वहीं दूसरी तरफ 26,000 लोगों के लिए ये विनाश का कारक बन गया। यानी कोई जरूरी नहीं है कि जो देश में विकास के स्तर पर दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ विकास हो, वो विनाश भी हो सकता है। तो ये जो रहने वाले लोग हैं, नीचे रहने वाले लोग हैं, जिनको ये झेलना पड़ रहा है, ये तो सोचेंगे कि हमारे लिए डंपिंग यार्ड जो है, जहाँ गंदगी फैला है, जहाँ के विषाक्त गैस से हमें तो परेशानियां हो रही है, और हम इसमें रहे ही क्यों? हम इस तरह जीवन नहीं जीना चाहते। तो इनमें से कोई गलती नहीं थी, इन लोगों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन विकास होने के परिस्थिति में, इनके विकास होने के परिस्थिति कारण इनको झेलना पड़ रहा है। समझे आप? चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, किन लोगों को लाभ हुआ और किन लोगों को नहीं। तो हम कह सकते हैं कुछ चंद लोगों को लाभ हुआ, कुछ चंद लोगों को लाभ हुआ इससे, और कुछ सभी गरीबों को जो उस क्षेत्र में थे उन्हें क्या हुआ? हानि हुआ। इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो इस देश के विकास के लक्ष्य होने चाहिए सभी को बराबर लाभ, सभी को बराबर लाभ। अगर सभी को बराबर लाभ मिलेगा तभी तो लक्ष्य को निर्धारित किया जा सकता है। आपके गांव या शहर में स्थानीय इलाके के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए? आपके सवाल पूछा कि आपके गांव और शहर में स्थानीय इलाके के विकास का क्या लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो अगर हमसे कहा जाए तो हमारे गांव और शहर के विकास के लक्ष्य ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति तक, हर व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। दूसरा क्या होना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को लाभ देने का प्रयास किया जा सके, प्रत्येक व्यक्ति को लाभ देने का प्रयास किया जा सके। तीसरा क्या होना चाहिए? शिक्षा, शिक्षा इंपॉर्टेंट, शिक्षा जो है महत्वपूर्ण रूप से विकास में शामिल होनी चाहिए। अगर हम कहें तो शिक्षा सबसे ऊपरी स्तर पर होनी चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए? सम्मान, चाहे वो नारी सम्मान हो, व्यक्तिगत सम्मान हो, और मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति होनी चाहिए। यानी विकास हमारे इस जगह पे कहा जाए तो हमारे गांव या स्थानीय स्तर पर इन सारे विकास को, गंदगी साफ करना, ये सारे विकास तो पहलू है ही, लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे पहलू हैं। आइए एक और एग्जाम्पल के समझते हैं। यदि विकास की धारणा में भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीके में भिन्नता हो सकती है। एकदम सही बात है कि अगर विकास के धारणा निश्चित रूप से विकास के तरीके में भिन्न है तो हम कह सकते हैं कि विकास के परिस्थितियां भी भिन्न हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी भी विवाद से परिचित हैं, अगर आप ऐसे किसी भी विवाद से परिचित हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। आप किसी भी विवाद लग रहा है आपको कि नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं विकास की धारणाएं अलग अलग नहीं हो सकती है, तो आप 10 व्यक्ति, आप अपने अपने क्लास के 10 बच्चों से ही पूछ लीजिए, अपने दोस्तों से ही पूछ लीजिए कि क्या आपको चाहिए, आपके लिए विकास क्या होना चाहिए। तो कोई कहेगा हमको फ्री फायर खेलना है, कोई कहेगा नहीं हमको म्यूजिक बनाना है, कोई कहेगा हमको रील्स बनाना है, कोई कहेगा पढ़ना है हमको, कोई कहेगा जॉब्स लेना है हमको, कोई कहेगा हमको कुछ और काम करना है, कोई कहेगा ड्राइवर बनना है हमको, कोई कहेगा कुछ और बनना है, कुछ और करना है। आजकल मैच आ गया, आईपीएल शुरू होने वाला है, कोई कहेगा आईपीएल में सट्टा लगाना है। यानी कई तरह के अलग अलग स्थितियां देखने को मिलेगी। यानी एक व्यक्ति का एक सोच है, दूसरे व्यक्ति कोई और सोच है, तीसरे व्यक्ति कोई और सोच है। जब सोच डेवलप बदल सकता है तो क्या विकास की धारणाएं नहीं बदल सकती है? इसी तरह विकास की धारणाएं बदल जाएगी। अपने तर्क को जानने के लिए आप अखबारों और टेलीविजन का माध्यम भी अपना सकते हैं, ले सकते हैं। अब हम लोग विकास के लिए विभिन्न स्तरों, विभिन्न देशों की तुलना करेंगे। आइए विभिन्न राज्यों की तुलना कैसे की जाए अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो कुछ देश विकसित हैं और कुछ देश अविकसित कैसे रह गया, कैसे कहा जाएगा? अगर हम विकास के धारणाएं अलग अलग हैं, सही बात अलग अलग है, तो कोई देश या कोई राज्य बहुत ज्यादा विकास कैसे कर गया और कोई राज्य बहुत कम विकास कैसे किया। जैसे झारखंड देखिए, हमारा झारखंड पूरे भारत में शिक्षा के स्तर पर सबसे खराब में दूसरे नंबर पे आता है बिहार के बाद। तो ऐसा क्यों रहा? ऐसा भाई हम देश के अभिन्न अंग है, हमारे देश में बहुत सारे, हमारे राज्य में बहुत सारे संसाधन हैं, तो क्यों नहीं हमारा राज्य विकास किया?
जबकि दिल्ली, बम्बई या बड़े बड़े शहर या गुजरात जैसा शहर, गुजरात जैसा राज्य विकास कर रहा है, लेकिन हमारा राज्य प्रॉपर तरीके से विकास नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? देखिए यहाँ दो फोटो दी गई है। एक फोटो जो है जिसमें एक बड़ा विकास के मायने दिख रहे हैं और वहीं दूसरे स्तर पर झुग्गी झोपड़ी दिख रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में विचार करेंगे। विभिन्न देशों की तुलना कैसे की जाए, एक अन्य प्रश्न निकल के आता है। आखिर हम विभिन्न देशों की तुलना कैसे करेंगे, क्या अपनाएंगे कि अलग अलग देश की तुलना हो जाए। जब हम भिन्न भिन्न चीजों की तुलना करते हैं तो उनमें से समानताएं अंतर दोनों हो सकते हैं। एकदम सही बात है कि अगर हम एक या दो देश की या एक या दो राज्य की तुलना करेंगे तो कुछ समानताएं भी हो सकती है और कुछ भिन्नताएं हो सकती है। इन पहलुओं की तुलनाओं का प्रयोग करते हैं और जो समानताएं हैं और भिन्नताएं हैं उनके पहलुओं पर हम लोग विचार करते हैं और विचारों के आधार पर हम नए नए निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। विभिन्न देशों की तुलना कैसे की जाए, अगर हम देखें तो विभिन्न देशों की तुलना कैसे की जाए, उदाहरण लेते हैं। अगर आप एक कक्षा में बैठे हुए, देखिए यहाँ एक मैडम कक्षा में पढ़ा रही है, तो मैडम जो है सभी की रुचि के आधार पे, इस आधार पे अंतर कर सकते हैं। मतलब व्यक्ति, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो किसी व्यक्ति की ऊंचाई के आधार पर तुलना कर सकता है, स्वास्थ्य व्यवस्था के आधार पर तुलना कर सकता है, प्रतिभा के आधार पर तुलना कर सकता है, रुचि के आधार पर तुलना कर सकता है। तो एक क्लास में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए ये 4 से अधिक पैमाने भी लगाए जा सकते हैं। ये 4 से अधिक पैमाने भी अगर चाहे तो लगाए जा सकते हैं। क्या ये पैमाने सही ठीक होंगे, ये भी एक बड़ा गंभीर सवाल की तरफ जाता है। लेकिन नहीं, हम कर सकते हैं, ये पैमाने हम लगा सकते हैं। क्या ये ऊंचाई के आधार पर उसकी तुलना कर सकते हैं कि 5 फीट वाले हाइट ले इतने हैं, 4 फीट 9 इंच वाले इतने हैं, 5 फीट 2 इंच वाले इतने हैं, 5.5 फीट वाले इतने हैं। स्वास्थ्य का स्तर, जिनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है वो इतने हैं, जिनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है वो इतने हैं, जिनका स्वास्थ्य मीडियम लोग कैटेगरी का रहता है वो इतने हैं, और जिनका स्वास्थ्य पूरी तरह खराब रहता है वो इतने हैं। रुचि के आधार पे उनका रुचि क्या है, पढ़ने में रुचि है, खेलने में रुचि है, दौड़ने में रुचि है, हंसने में रुचि है, मोबाइल में रुचि है, खेल में, गेम में रुचि है, या किसी और तरह की चीज में रुचि है। प्रतिभा के आधार पर कितना वो प्रतिभावान है उसके आधार पर तुलना कर सकते हैं। इसी तरह देश के या राज्य के अलग अलग स्तर के विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों को हम लोग तुलना कर सकते हैं, इस आधार पर अंतर कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। अंतर को लेकर कुछ संभावनाएं भी व्यक्त कर सकती है, जैसे सबसे स्वस्थ व्यक्ति पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो। एकदम सही बात है। अगर हम यहाँ देखें कि कोई स्वस्थ व्यक्ति, पूरा स्वस्थ व्यक्ति है लेकिन पढ़ाकू ना हो, यानी क्या हुआ, तुलनात्मक अध्ययन हुआ कि स्वस्थ होना पढ़ाकू होने का कोई निष्कर्ष नहीं देता। ये व्यक्ति एक्स नाम का जो व्यक्ति है वो पूरी तरह स्वस्थ है, पूरी तरह स्वस्थ है, पूरी तरह फिट है, लेकिन ये एजुकेशन नहीं लेना चाहता है, ये पढ़ना नहीं चाहता है। हो सकता है। और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है मित्रता का व्यवहार ना रखता हो, ये भी कंफर्म है। यानी संभावनाओं में अगर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति क्लास में कोई है, वो दोस्ती नहीं रखता हो, दूसरे को कुछ बताना नहीं चाहता हो, दूसरे का मदद ही नहीं करना चाहता है, तो उसकी बुद्धिमत्ता क्या काम दिया। अगर आप क्लासेस में दूसरों को मदद कर ही नहीं रहे हैं, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो आप क्या फायदा हुआ आपके बुद्धिमान होने से। यानी संभावनाएं अलग अलग हो सकती है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, और ये व्यवहारिक जीवन का एक हिस्सा है। तो इसी प्रकार हम लोग देश और राज्य की तुलना करेंगे। देखते हैं क्या करते हैं। विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं, जो मापदंड का प्रयोग करेंगे उसके तुलना पर निर्भर करेगा। जैसे विद्यार्थियों की तुलना हम लोग खेलकूद, सबके चयन का मापदंड अलग होगा। कोई खेलकूद टीम के आधार पर करेंगे, वाद विवाद प्रतियोगिता के आधार पर करेंगे, संगीत टीम के आधार पर करेंगे, और पिकनिक टीम के आधार पर करेंगे। अगर हम टीम बनाएंगे तो एक टीम बनाएंगे खेलकूद के लिए अलग, एक टीम बनाएंगे वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए अलग, एक टीम बनाएंगे संगीत टीम के लिए अलग, एक टीम बनाएंगे पिकनिक के लिए अलग। यानी सबके चयन के मापदंड अलग अलग हैं। इसमें खेलने वाले व्यक्ति पसंद वाले व्यक्ति हैं, इसमें वाद विवाद करने वाले अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें संगीत गाने वाले अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें पिकनिक जाने वाले अच्छे व्यक्ति हैं। यानी यहाँ देखते हैं कि एक व्यक्ति विशेष में एक क्लास में चुनाव करने के समय भी कई तरह के मापदंड का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो देश की जो राज्य की तुलना करने में कितने मापदंड का प्रयोग करना पड़ सकता है, समझ रहे हैं आप। जितने एग्जाम्पल आप समझेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। यानी चुनाव की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, चूजिंग पावर उत्पन्न हो जाती है, और इकोनॉमिक्स कहता है चुनाव की समस्या। विभिन्न देशों की तुलना कई की सजा। अब हम इस कंक्लूजन पर निकलेंगे
कि विभिन्न देशों की तुलना की कैसे जाए। फिर भी अगर हम किसी देश में कक्षा के विद्यार्थियों के सार्वजनिक प्रगति के बारे में मानक रूप देखें कि सार्वजनिक प्रगति पूरी तरह विकास कर रहा है, उसके प्रगति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम कैसे चुनेंगे कि वो प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये भी गंभीर सवाल हो जाएगा। तो सामान्यतः हम व्यक्ति के एक या दो महत्वपूर्ण विशेषता के लेकर तुलना करते हैं। अगर हम सभी व्यक्ति के सभी विशेषताओं को लेकर चलने लगे तो एक व्यक्ति के कई गुण हैं, कई तरह के गुण हैं, और कई तरह के गुण को हम लोग तुलनात्मक रूप से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करेंगे, व्यक्ति के एक या दो विशेष गुणों के अध्ययन करने की बात करेंगे, और इसी आधार पे हम किसी देश या राज्य की एक या दो गुण को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसी एक या दो गुण के आधार पर उनसे तुलना करेंगे। तुलना के लिए महत्वपूर्ण विशेषता चुनी जाएगी। तुलना किसी भी दो व्यक्ति की तुलना करने के लिए, इस व्यक्ति और इस व्यक्ति की तुलना करने के लिए हम इसके दो महत्वपूर्ण गुणों को तुलना करेंगे। ऐसे महत्वपूर्ण गुण जिस महत्वपूर्ण गुणों के कारण इसकी तुलना में कोई प्रॉब्लम भी ना हो और आने वाला विकास में भी कोई प्रॉब्लम दिखाई ना दे। यानी पूरे राज्य की विभिन्नताओं को हम कुछ चंद चीजों में समेटने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। विभिन्न राज्यों की तुलना करने के लिए मतभेद हो सकते हैं, एकदम मतभेद हो सकता है। जैसे विद्यार्थी की तुलना करने में मतभेद हो सकता है, किसी को क्लास मॉनिटर बना दिया गया तो मतभेद हो सकता है कि नहीं, अच्छी तरीके से मीटिंग नहीं हुआ, अच्छे तरीके से वोटिंग नहीं हुआ, अच्छे तरीके से ये नहीं हुआ। मतभेद तो हर जगह हो सकता है। यानी विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार भी एक समस्या हो सकता है कि मित्रतापूर्ण व्यवहार ना हो सहयोग की भावना, क्या जिसे चुन लिया जाए या जिसको चुना लिया क्या उसके साथ सहयोग की भावना हो या ना हो, फिर क्लास नहीं चल पाएगा। रचनात्मकता, उसकी सोचने की शक्ति कितनी है और उसके द्वारा प्राप्त अंक, क्या जिसे चुना गया है वो कम अंक प्राप्त करने वाला आदमी चुना गया है, ज्यादा अंक प्राप्त करने वाला आदमी चुन दिए, क्या ज्यादा अंक प्राप्त करने वाला आदमी तेज ही होगा, ऐसा कोई तय तो नहीं होगा। ये कई तरह के गुण, यही बात विकास पर लागू होती है। यानी कोई जरूरी नहीं रखता है कि मित्रतापूर्ण व्यवहार रखने वाला आदमी चुना जाए, सहयोग की भावना रखना चुना जाए, रचनात्मक गुण रखना चुना जाए या ज्यादा अंक कम अंक प्राप्त करना चुना जाए। इन सारी गतिविधियों को हम विकास के नहीं तोड़ सकते, लेकिन कोई एक या दो मापदंड तो लेना ही पड़ेगा और उन मापदंड के आधार पर हम तुलनात्मक अध्ययन करने का या चुनने का प्रयास करते हैं। यानी यही बात कि किसी चार में से कोई या पहले दिए वाले कोई उदाहरण में से कोई दो मुख्य बातें को लेकर आगे बढ़ेंगे और उनके आधार पर तुलनात्मक विकास के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। यानी विभिन्न राज्यों की तुलना करने के लिए उसकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाए। यानी अगर ये सारे गतिविधियां एक साथ अलग कर दिया जाए और दूसरी तरफ आय को, इनकम को एक साथ अलग कर दिया जाए, तो इनकम को अगर एक जगह पे देख जाए तो इनकम ज्यादा भारी हो जाएगा। इसलिए किसी भी राज्य के विकास को समझने के लिए, विकास की विशेषता को समझने के लिए आय को मापदंड बनाया गया है, क्योंकि आय तय कर देगा कि वो राज्य कितना विशिष्ट हो पाएगा। इसमें विवाद की संभावनाएं कम है, इसलिए आय को आधार मानकर इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ा गया। आय के आधार पर विकसित और पिछड़ा राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आय के आधार पर जिस देश की आय अधिक है, जिस राज्य की आय अधिक है, उसे विकसित समझा जाएगा, और जिस राज्य की आय कम है उसे विकासशील समझा जाएगा। जिस राज्य की आय बहुत कम है उसे अविकसित राज्य समझा जाएगा। समझ में आया आपको? तो ध्यान से समझिए, हमने इतना एग्जाम्पल आपको देने का प्रयास किया, क्यों? क्योंकि आपको यह समझ में आ सके कि हम उस आय को ही क्यों चुन रहे हैं, क्योंकि आय को चुनने का आधार हमारे पास है, क्योंकि इसमें विवाद कम है। तो जिस देश की आय अधिक होगी वो विकसित देश होगा, जिस देश की आय थोड़ी कम होगी वो अविकसित देश होगा या फिर विकासशील देश होगा, और जिस देश की आय पूरी कम होगी वो पिछड़ा देश भी हो सकता है। इसी तरह राज्य पे भी लागू हो सकता है। यानी आय एक आधार बन गया इकोनॉमिक्स में किसी देश या राज्य के विकास को तुलनात्मक अध्ययन करने में। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी अधिक आय वाला मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। अगर जिसकी आय अधिक है वहां मानवीय आवश्यकताएं अधिक होगी और सभी वस्तुएं भी अधिक होगी। क्यों? अगर हमारे घर में 100 रुपया आ रहा है
तो आप अपने जीवन को नॉर्मल तरीके से चला रहे हैं। वहीं आपके घर में अगर 1,000 रुपया आने लगा तो आप अपने जीवन को एक ऊंचाई और बढ़ा लेंगे, एक सीढ़ी तक। वहीं 1,00,000 आ गया, एकाएक 1,00,000 आ गया, तो आप अपने जीवन को एक सीढ़ी नहीं, लंबी सीढ़ी छलांग लगाएंगे, कुछ और खरीदेंगे, कुछ और खरीदेंगे, कुछ और खरीदेंगे। क्या प्राप्त करेंगे इससे? सवाल उठता है कि अधिक आय से क्या प्राप्त करेंगे। जोश भी लोगों को पसंद है, उन्हें लगता है कि उसके पास होनी चाहिए और वो सब प्राप्त करेंगे। कुछ भी चीज जो लोगों को पसंद है लेकिन आय की कमी के कारण वो नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो सारे चीजें प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। एक स्टूडेंट है तो वो चाहेगा कि मेरे दोस्त के पास मोबाइल है, जल्दी से मोबाइल हो जाए। एक व्यक्ति है वो चाहेगा कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, ये होना चाहिए। यानी वो सारी चीजें जो आवश्यक रूप से नेसेसरी है, जरूरत है, उसे हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आजकल तो आईफोन 20 का चल ही रहा है जमाना। आईफोन क्या क्या प्रो मैक्स भी चल रहा है कि उसको खरीदना है, तो लोग खरीदना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आय बढ़ रहा है। अगर आय डिक्रीज करेगा तो नहीं खरीदेंगे आप। इसलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जा सकता है। यानी अधिक आय से एक अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जा सकता है। ज्यादा आय प्राप्त करेंगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जा सकता है। अलग अलग लक्ष्यों को निर्धारित किया जा सकता है। विभिन्न देशों राज्यों की तुलना कैसे की जाए? अब सवाल उठता है कि विभिन्न देशों की और राज्यों की तुलना कैसे की जाए। अब एक देश की आय क्या है, अंतरराष्ट्रीय अंतर्दृष्टि से किसी भी देश की आय उस देश के निवासियों की आय है। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो किसी भी देश की आय उस देश की सभी निवासियों की आय 100%। जो देश की टोटल इनकम है, मान लो एक देश के पास 1,000 इनकम है और उस देश में 1,000 लोग रहते हैं, और मान लेते हैं इस 1,000 लोग, प्रत्येक लोग 1 रुपया कमाते हैं, तो जो 1 रुपया कमाने वाले एक व्यक्ति है उसी के इनकम तो इस देश का आय बना। यानी अगर हम सामान्य रूप से देखें तो प्रत्येक व्यक्ति का भागीदारी उस इनकम में है। किस इनकम में? देश के डेवलपमेंट में। रुपया 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 बढ़ते बढ़ते तो इनकम हो रहा है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। यानी देश की कुल आय कुल जनसंख्या के आधार पर तय करते हैं हम लोग, और देश की कुल आय के आधार पर ही हम लोग तय करते हैं कोई देश विकसित है, कोई देश अविकसित है, विकासशील है, कोई राज्य विकसित है, कोई राज्य अविकसित है। अगर हम क्या देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल कितनी उपयुक्त माप है, तो अगर हम कहें इसको कि देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय कितनी उपयुक्त माप है, तो उपयुक्त माप तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। क्योंकि कभी पहले समझाएं कि कोई भी माप उपयुक्त नहीं हो सकती है। विवाद तो है लेकिन एक आधार मान लिया गया इसे। प्रत्येक देश की जनसंख्या अलग अलग होती है और प्रत्येक देश की जनसंख्या के कार्य भी अलग अलग होते हैं। प्रत्येक देश की जनसंख्या के आय के स्रोत भी अलग अलग होते हैं। अगर आय के स्रोत भी अलग अलग हों तो आय का क्राइटेरिया भी अलग अलग है। कोई देश में एक दिन का मजदूरी 500 रुपया है, वहीं बगल का देश में एक दिन का मजदूरी 50 रुपया भी हो सकता है, वहीं बगल के देश में एक दिन का मजदूरी 5,000 रुपया हो सकता है। यानी तो आय का अलग अलग स्तर हो सकता है। यानी देश की आय नॉर्मल तरीके से हम लोग समझेंगे कि उपयुक्त माप तो नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि देश की आय देश की सभी नागरिकों की आय के बराबर होती है। यानी एक देश में जितनी आय होती है वो उस देश में रहने वाले सभी नागरिकों की आय के बराबर है। और औसत आय ज्ञात नहीं होगी इससे, लेकिन इससे जो है औसत आय को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब यहां से औसत आय तो ज्ञात नहीं होगी, लेकिन हम लोग औसत आय को पढ़ेंगे और ये औसत आय बहुत इंपॉर्टेंट है। औसत आय किसे कहते हैं? तो देश की कुल आय और देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो उसे हम लोग औसत आय कहते हैं, और इसी औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय। अगर देश की, जैसे हम लोग उदाहरण लें कि 100 आदमी, अगर 100 आदमी जो है प्रति व्यक्ति आय को समझने का प्रयास करें तो 100 आदमी जो है 10 रुपया के हिसाब से कमा रहा है। 100 रुपया जो है 10 आदमी कमा रहा है, तो एक आदमी की आय 10 रुपया है। यानी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? औसत आय कहते हैं। और इसी प्रकार से हम लोग प्रति व्यक्ति आय भी इसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।
अब ये लास्ट है आज के क्लासेस का, जिसमें हम लोग विश्व बैंक के आर्थिक समझ के राज्यों की तुलना। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्गीकरण के प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया गया। क्या कहा गया विश्व बैंक के द्वारा कि प्रति व्यक्ति आय होनी कितना चाहिए? अभी हम क्या बताएं, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए देश के कुल आय को, यानी सिंपल से देखें तो कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाए, कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाता है। यानी कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? प्रति व्यक्ति आय। समृद्ध या उच्च देश वाले आय, समृद्ध या उच्च आय वाले देश किसे कहेंगे? वर्ल्ड बैंक ने, ये किसने कहा? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, विश्व बैंक ने, कि 2019 में जिसकी प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर में 39,300 रुपया से अधिक है वो समृद्ध और उच्च देश वाला आदमी है। अगर किसी, देखिए ध्यान से आप देखिए, इस चीज को समझिए क्या कह रहा है। अगर किसी देश में 2019 का डाटा है, तो 2019 में अगर 49,300 यूएस डॉलर प्रति वर्ष यानी पर ईयर अगर वो या उससे अधिक अगर इनकम करता है तो उस देश के नागरिक को या वह देश जो है समृद्ध देश होगा। और निम्न आय वाला देश किसे कहेंगे? अगर वो 2500 डॉलर प्रति ईयर, 2500 डॉलर, कितना? 2500 डॉलर कमाता है या प्रति व्यक्ति आय उसका 2500 डॉलर है तो उसे निम्न आय वाला देश कहेंगे। तो आज के कंक्लूजन ये हुआ कि देश के विकास को मापने के लिए आय एक मुख्य मापदंड है। क्या है? आय एक मुख्य मापदंड है। दूसरा, औसत आय किसे कहते हैं? औसत आय कहते हैं कुल जनसंख्या को, कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें औसत आय प्राप्त होती है, और इसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय तय करता है कि कोई देश कितना समृद्ध है और कोई देश कितना समृद्ध नहीं है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 39,300 यूएस डॉलर प्रति वर्ष कमाने वाला व्यक्ति अगर किसी देश में रहता है तो वह देश समृद्ध या उच्च आय वाले श्रेणी देश कहलाता है। और निम्न आय वाले श्रेणी देश कौन कहलाता है? अगर एक साल में 2500 यूएस डॉलर कमाता है तो निम्न आय वाला श्रेणी कहलाता है। किसी तरह का फीडबैक हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी वीडियो आपको मिलते रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।